कोविड के बाद से सडन सेंसरी न्यूरल लॉसेस भी बहुत देखे हैं, जिसमें आप सुबह उठे और आपको लगा कि आपकी एकदम से सुनाई की शक्ति चली गई। अचानक जैसे दिल में हार्ट अटैक होता है, ऐसे ही कान में भी सडन हियरिंग लॉस होता है। अगर बच्चे ने उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन ठीक से नहीं आई या उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेबर के दौरान मदर एग्जॉस्ट हो गई और ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उसमें हियरिंग लॉस के अलावा ब्रेन डैमेज होने का भी खतरा रहता है। जैसे अगर बच्चा घर में सो रहा है और पेरेंट्स एक सिंपल सा टेस्ट करें कि बच्चा गहरी नींद में है और एक वो स्टील का गिलास लें और ज़मीन पे फेंक दें, तो अक्सर बच्चा स्टार्टल रिस्पॉन्स देख के चौंक जाएगा, क्योंकि गहरी नींद से भी साउंड सिग्नल जो आप एक बहुत तेज गिलास फेंकेंगे तो उससे लगभग 80 से 90 डेसिबल की साउंड स्टिमुलेट होगी। ढोल धमाका हो रहा और वो बच्चा नींद में, गहरी नींद में सोया हुआ है और उठ ही नहीं रहा है, तो ये कुछ अर्ली लक्षण हो सकते हैं जिसमें बच्चे को हियरिंग लॉस हो सकता है। तो एक सिंपल कान के ऑपरेशन द्वारा, जिसको कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी कहते हैं, उसके द्वारा आपके बच्चे की सुनाई वापस नॉर्मल लाई जा सकती है। इसमें कान के पीछे एक चीरा लगा के लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर और जो मैस्टॉइड कैविटी है, यानी कि जो कान की हड्डी है, उसमें ड्रिल किया जाता है। ये कान की सर्जरी है, ये ब्रेन सर्जरी नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स गांव कस्बों में उनको डराया जाता है कि ये ब्रेन सर्जरी है और बच्चा इससे पागल हो सकता है या उसको इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है, जिसकी वजह से कई बार पेरेंट्स डर के ये ऑपरेशन नहीं कराते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो कहीं भी टेक्नोलॉजी से आपको ऐसा अभाव नहीं होगा कि ये बच्चा कभी डेफ था या ये बच्चा कॉक्लियर इम्प्लांटी है तो ये वो सब चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाएगा। हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करें, बारिश की बात करें या स्विमिंग की बात करें, तो इसमें सब प्रोटेक्टर्स आते हैं जो 100% वाटरप्रूफ हैं। तो आपका बच्चा एंड ऑफ द डे एक नॉर्मल जीवन बाकी बच्चों की तरह जी सकता है। सिर्फ हम अवॉइड करते हैं बेसबॉल और क्रिकेट, क्योंकि वो बॉल बहुत हार्ड होती है और बेसबॉल में अगर वो लग गया तो उसको डैमेज किया जा सकता है। हेलो, हाय, नमस्ते। एनवीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। आज के इस पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज के समय में बच्चों में हियरिंग प्रॉब्लम्स पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। WHO की माने तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लाखों बच्चे हैं जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ पैदा होते हैं। इसके अलावा उनमें ये जो प्रॉब्लम है, ये कई बार इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि आगे चल करके उनका परमानेंट हियरिंग डैमेज या लॉस हो सकता है। साथ ही उनके बोलने की क्षमता भी खत्म हो सकती है, क्योंकि जब वो सुनेंगे नहीं तो वो बोल भी नहीं पाएंगे। अब ऐसे में पेरेंट्स के मन में तमाम सवाल रहते हैं कि आखिर मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्या गलतियां हो गई कि मेरा बच्चा सुन नहीं सकता और उसकी वजह से शायद वो आगे कभी बोल भी ना पाए, जिसकी वजह से वो बहुत सारे ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स ट्राई करते हैं सो दैट उनका बच्चा सुनने लगे। लेकिन इसके बारे में सही जानकारी, सही अवेयरनेस नहीं है कि एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट क्या है, अगर है तो कहाँ कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, कौन सा एज ग्रुप है जब तक ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो अगर आपके बच्चों के साथ ये दिक्कत है, आप इसका इलाज जानना चाहते हैं, सोल्यूशन जानना चाहते हैं, तो एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित मृग, जो कि डायरेक्टर और यूनिट हेड हैं ENT डिपार्टमेंट मैक्स हॉस्पिटल्स में। डॉक्टर को 17 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और अब तक उन्होंने 850 से ज्यादा सर्जरीज परफॉर्म की हैं कान के ऑपरेशन के, जिससे बहुत सारे बच्चों में फिर से सुनने की जो क्षमता है वो वापस आ चुकी है। तो ऐसे में उनसे बेस्ट एक्सपर्ट हमारे लिए सेशन के लिए कोई हो ही नहीं सकता था, इसलिए हमने उनको इस सेशन में बुलाया है सो दैट आपके मन में जितने सवाल हैं वो हम सभी सवालों के जवाब दे सके। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर, इस सेशन में हम बात करेंगे कि बच्चों में जो हियरिंग प्रॉब्लम्स हैं या हियरिंग लॉस है, ये क्यों हो जाता है, इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं कि प्लीज़ आप बताइए कि आपके OPDs में जितने बच्चों के केसेस आते हैं, आए दिन आप आई एम श्योर बहुत सारे केसेस देखते होंगे, कुछ ऐसे कॉमन रीजंस जो आपको लगता है कि इंडिया में आज के समय में बच्चों में हियरिंग लॉस करवा रहे हैं, इसकी वजह से उनमें ये प्रॉब्लम हो रही है, और अगर हमें थोड़ा सा डेटा समझना हो तो क्या होगा कि इंडिया में अचानक से इसके केसेस क्यों बढ़े हैं, खास करके बच्चों में? देखिए, आज हम
हेयरिंग लॉस की बात करें तो हेयरिंग लॉस आज से नहीं, बहुत सालों से, बहुत सदियों से होता आ रहा है। एक चीज हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल, यानी कि जन्मजात से गूंगापन, बहरापन, बच्चा मूक बधिर होता है। इसके हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड ओवर में कई कारण हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुस्तान में ही ये मूक बधिर बच्चे पैदा होते हैं, वर्ल्ड ओवर ऐसा होता है। हिंदुस्तान में लगभग आप मान के चलिए कि हर 1000 नवजात बच्चों में 3 से 4 बच्चे जन्म से गूंगे बहरे पैदा होते हैं। ये गूंगापन, बहरापन सिर्फ कान के कॉक्लिया तक सीमित नहीं है। कई बार इसके साथ बाकी शरीर के अंगों का और ऑर्गन्स का इन्वॉल्व होना भी संभव होता है, जिसको हम सिंड्रोमिक डेफनेस बोलते हैं। जो तादाद ये बच्चों की है, जो लगभग 3 से 4 हर 1000 बच्चों में है, ये बहुत कम है, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा बच्चे पहले अपने जीवन काल के 1-2 साल में इन्फेक्शंस के कारण, मम्स, मीजल्स, रुबेला, वायरल इन्फेक्शंस के कारण की वजह से, मेनिंजाइटिस जो ब्रेन का फीवर होता है, उससे भी अपनी सुनाई खो देते हैं। क्योंकि वो बच्चे कई बार सही इलाज और सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको भी हियरिंग लॉस हो जाता है। बिल्कुल। अक्सर ये बीमारी एक वर्ग में देखी जाती है जिसमें कंसैंग्यूइनस मैरिजेस होती हैं। सो जिन कम्युनिटीज में, फैमिलीज में मैरिज होती हैं, जिनको कंसैंग्यूइनस मैरिजेस बोलते हैं, अक्सर जब वहां बच्चा पैदा होता है तो जो जीन्स होते हैं, जो जेनेटिक डेफनेस के करीबन बहुत सारे जीन्स जो डिस्कवर्ड हैं, वो इकट्ठे होके बच्चे में आ जाते हैं और वो एक्सप्रेस कर जाते हैं। और इस वजह से बच्चा डेफ पैदा होता है। और आजकल जेनेटिक टेस्टिंग द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिनका एक्सप्रेशन आपके हेयरिंग पाथवे में, ब्रेन तक आप चेक कर सकते हैं। और हम एक स्टडी के दौरान आजकल ये भी पता लगा रहे हैं कि जीन एक्सप्रेशन के थ्रू हम बच्चों की स्पीच आउटकम्स भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी और साइंस इतना एडवांस हो चुकी है कि ऑपरेशन से पहले भी हम एक रफ आइडिया, एक प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं कि इस बच्चे में, अगर ये बच्चे की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी होती है तो इसकी स्पीच आउटकम्स और लैंग्वेज आउटकम्स कैसी होंगी। ठीक है। तो आपने ये जो चीजें हमें बताई कि मेजर कारण क्या होते हैं, एक तो जैसे जन्म से ही कई बार होते हैं, और फिर कुछ जो आपने हमें प्रॉब्लम्स बताए, इन्फेक्शंस वगैरह, अगर उसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करें कि बच्चों में ये जो प्रॉब्लम्स है, इन्फेक्शंस है, ये उनको हियरिंग लॉस की तरफ ज़्यादा रिस्क में डालते हैं, और इसकी वजह से हो सकता है कि शायद उनके सुनने की जो क्षमता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। जी देखिए, अगर हम हियरिंग लॉस को क्लासिफाई करें तो ये आपके जीवन काल में हर वर्ग की आयु को अफेक्ट करता है। हम बात करते हैं जन्मजात से गूंगापन, बहरापन, जो बच्चे जन्म से गूंगे बहरे पैदा होते हैं। हम बात करते हैं इन्फेक्शंस की, जिसमें बच्चे जो 2 साल, 3 साल या 5 साल, 10 साल तक भी अपनी सुनाई की शक्ति खो सकते हैं। उसमें ऐसा होता है कि उनकी स्पीच डेवलप हो जाती है, यानी कि उनकी वाक्य शैली बन जाती है, बट हियरिंग लॉस होने के बाद वो धीरे धीरे फिर से डिटोरेट, यानी कि कम होने लग जाती है। इसके अलावा आधुनिक दौर में आज की युवा पीढ़ी सबसे बड़ी जो मुश्किल पीढ़ी है, जिसमें मोबाइल फोन का यूजेज, इंटरनेट, दिल्ली जैसे शहर में नॉइज पोल्यूशन, डाइट की प्रॉब्लम, स्मोकिंग, अल्कोहल, लेट नाइट सोना, अर्ली काम करना, इसकी वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी की वजह से हमने कोविड के बाद से सडन सेंसरी न्यूरल लॉसेस भी बहुत देखे हैं, जिसमें आप सुबह उठे और आपको लगा कि आपकी एकदम से सुनाई की शक्ति चली गई। अचानक जैसे दिल में हार्ट अटैक होता है, ऐसे ही कान में भी सडन हियरिंग लॉस होता है, बिना किसी सिम्टम्स के, बिना किसी सिम्टम के, क्योंकि एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस फैक्टर शरीर में चल रहा है। और एक दिन जो कान में ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून का सप्लाई जाती है, वो एंड आर्टरीज होती हैं, यानी कि उनके कुछ और कोलैटरल्स नहीं होते, वो आगे डेवलप नहीं हो पाती। तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, नॉइज पोल्यूशन, हेडफोन्स, म्यूजिक, ये सब फैक्टर्स आज के टाइम में रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें सडन सेंसरी न्यूरल लॉस युवा पीढ़ी में बहुत बढ़ गया। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब चीजें भी
मध्य वर्ग में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं हियरिंग लॉस कराने में। हर महीने मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी ओपीडी में करीबन 10 से 12 पेशेंट्स हर महीने सडन सेंसरी न्यूरल लॉस से देखता हूं। और जैसे हार्ट अटैक में पहले 6 घंटे में मरीज का अस्पताल पहुंचना या उपचार करना अति आवश्यक है, ऐसे ही सडन सेंसरी न्यूरल लॉस भी पहले 12 से 24 घंटे में सही इलाज शुरू हो जाना चाहिए। करेक्ट है, तो ये बहुत जरूरी है विंडो। ये बहुत जरूरी है। अगर टाइम पे वो पहुंच जाते हैं तो कान में इंट्राटिम्पैनिक स्टेरॉइड्स, ओरल स्टेरॉइड्स, हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी और लगभग युवा पीढ़ी में 80 से 90% लोग अपनी हियरिंग वापस पा लेते हैं। बट अगर ये ट्रीटमेंट डिले हो जाता है और दूरदराज गांव से लोग नहीं आ पाते हैं क्योंकि ये सुविधा सब जगह उपलब्ध नहीं है, हियरिंग टेस्ट ही अवेलेबल नहीं है, तब इसकी रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है और ऐसे मरीज जो हैं वो सिवियर टू प्रोफाउंड कैटेगरी हियरिंग लॉस से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर, इसमें जब हम बच्चों की बात करते हैं ना, तो अडल्ट्स में तो आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई कि इन वजहों से कंट्रीब्यूशन हो सकता है हियरिंग लॉस का। जो बच्चे जन्म से ही हियरिंग लॉस से अफेक्टेड होते हैं, उनके पेरेंट्स में एक अंदर ही अंदर मन में बैठ जाती हैं चीज़ें कि मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हमारी कोई गलती थी, हमने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी कि इस वजह से हमारे बच्चे को ये सफ़र करना पड़ रहा है, प्रेगनेंसी में कुछ इधर उधर तो नहीं हो गया, या हमारे जीन्स वैसे हैं। तो ये जो तमाम सवाल, तमाम धारणाएं पेरेंट्स के मन में रहती है, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आप उन्हें कुछ टिप्स या एडवाइस देना चाहेंगे कि ये आपके बच्चे के साथ ही क्यों हुआ, उसका जवाब क्या होगा? जी, जैसा हमने बात किया जेनेटिक हियरिंग लॉस, यानी कि जो जन्मजात से ही बच्चा होता है, बट कई बार सब कुछ जेनेटिक की वजह से नहीं होता है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए या दवाइयों का सेवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट मदर को फीवर हो जाए, टॉर्च इन्फेक्शंस, CMV इन्फेक्शंस हो जाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसकी वजह से भी बच्चा जो है वो जन्म से गूंगा बहरा पैदा होता है। इसके अलावा नवजात बच्चे में जब उसकी पैदाइश हो रही है, क्या ऑक्सीजन की कमी रही, क्या बच्चे को जॉन्डिस ऐसा हुआ कि वो जो बिगड़ गया। जॉन्डिस का लेवल आपने देखा होगा, अक्सर सब बच्चों को थोड़ा बहुत फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस रहता है जिसके लिए फोटोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। बट कई बार ये शरीर में जो लेवल है जॉन्डिस का वो इतना बढ़ जाता है कि वो जाके आपकी नसों को इफेक्ट कर देता है। तो हाइपरबिलीरुबिनीमिया जिसको हम बोलते हैं, जो पैथोलॉजिकल होता है, यानी कि जो आम तौर पे नॉर्मल से ज़्यादा होता है, उसका अगर इलाज पीलिया का नहीं हो तो भी हो जाता है। कई बार चाइल्डहुड में शुरुआत में ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं बच्चों के, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की एक कारण होता है जिसकी वजह से हो जाता है। अगर बच्चे ने उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन ठीक से नहीं आई, या उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेबर के दौरान मदर एग्जॉस्ट हो गई और ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उसमें हेयरिंग लॉस के अलावा ब्रेन डैमेज होने का भी खतरा रहता है। और ये भी कई कारण हैं जिससे बच्चा जो पैदा होता है वो सुन नहीं पाता है, और क्योंकि वो सुन नहीं पाता है तो इसलिए वो बोल नहीं पाता है। बिल्कुल, तो उस वक्त हम कैसे पता करें, मतलब मोस्टली डॉक्टर्स तो पता करते ही हैं, एज अ पेरेंट कैसे पता करें कि हमारे बच्चे को कोई हियरिंग इश्यू तो नहीं है? स्क्रीनिंग टेस्ट उस वक्त कितने ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, पिछले करीबन 2 डेकेड से हिंदुस्तान में, स्पेशली दिल्ली में, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जिसको हम जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अंदर चलता है, और मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ये उपलब्ध है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो उपलब्ध है ही। आज के टाइम में, आधुनिक दौर में, हम एक सिंपल टेस्ट द्वारा पहले ही दिन इस चीज़ का प्रमाण कर सकते हैं कि ये बच्चा सुनेगा या नहीं सुनेगा, जिसका एक सिंपल टेस्ट होता है ओटो अकूस्टिक एमिशन। ओटो अकूस्टिक एमिशन एक छोटा सा यंत्र होता है, लगभग एक हाथ जितना, जिसमें एक प्रोब होता है जो कान में आप एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में बच्चे के डाल सकते हैं। उसमें कुछ सिग्नल्स जाते हैं और उसकी रिपोर्ट आपको तुरंत आपकी स्क्रीन पे दिख जाती है। ओटो अकूस्टिक एमिशन, हमारे कान में जो कॉक्लिया है, जो सुनाई का यंत्र है, उसमें कुछ सेंसिटिव हेयर सेल्स होते हैं, आउटर हेयर सेल्स, जो इस साउंड सिग्नल को पकड़ते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। कॉक्लिया में जो सुनाई है वो सबसे पहले कैच की जाती है आउटर हेयर सेल से। तो ये ओटो अकूस्टिक एमिशन आउटर हेयर सेल्स की फंक्शनिंग बताते हैं।
अगर ये टेस्ट में बच्चा पास हो जाता है तो आपको इस चीज की निश्चिंता होती है कि मेरा बच्चा सुन पाएगा। बट कई बार डे 1 पे ये टेस्ट जो है वो रेफर आ जाता है, यानी कि बच्चा पास नहीं हो पाता है। कई बार कान में मिकोनियम यानी कि पैदाइश के दौरान जो माँ का पानी होता है वो कान में वो चला जाता है, जिसको मिकोनियम बोलते हैं, या वैक्स होती है या कुछ डिस्चार्ज होता है, तो ये टेस्ट रेफर आता है। ठीक है। तो अक्सर पहले दिन अगर ये रेफर आता है तो हम उसमें ईएनटी सर्जन का रेफरल कराते हैं, कैनाल का एग्जामिन करते हैं, और अगर उसमें कुछ रुकावट है तो उसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अगर उसमें रुकावट होगी तो सिग्नल्स जा नहीं पाएंगे। राइट। ओई टेस्ट को रिपीट कराया जाता है 2 हफ्ते के बाद। अगर 2 हफ्ते में रिपीट करने के बाद भी ये टेस्ट रेफर आता है तो एक एडवांस टेस्ट जिसको हम ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑटोमेट्री कहते हैं वो किया जाता है। ये एक टेस्ट है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ऑडिटरी पाथवे यानी कि सुनाई की जो किरणें हैं, जो साउंड सिग्नल है, वो कान से लेके ब्रेन तक जो पूरा पाथवे है, कान के पर्दे का, मिडल ईयर की हड्डियों का, फिर कॉक्लिया का, फिर कॉक्लियर नर्व का, ब्रेन तक जहां हम सेंटर में सुनते हैं, इस पूरे पाथवे के लिए ये टेस्ट किया जाता है। और अगर इस टेस्ट में सिवियर टू प्रोफाउंड यानी कि 90% से ज्यादा हियरिंग लॉस आता है तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे की सुनाई जो है वो अफेक्टेड है। Okay. कई बार पहले 3 महीने में ये ब्रेन वेव्स जो बेरा वेव्स होती हैं ये मैच्योर नहीं होती। तो अभी WHO का जो लेटेस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम है वो रिवाइज हुआ है, जिसमें पहले ये हमारा एम होता था कि हम 6 महीने तक सब कुछ डायग्नोस करके इंटरवेंशन कर लें, पर अब हम और जल्दी करना चाहते हैं, बिकॉज कॉक्लियर इम्प्लांट का सक्सेस प्रोग्राम अर्ली डिटेक्शन पे है। क्योंकि इलाज तो संभव है, बट उस इलाज का फायदा और आउटकम डिपेंड करती हैं कि हम कितनी जल्दी इसको डायग्नोस करें। तो डे 1 पे आप ओई करें, उसके बाद आप बेरा करें, और आप 3 महीने पे इंटरवेंशन करके बच्चे को अगर सिवियर टू प्रोफाउंड लॉस है आप उसको हेयरिंग एड डाल दीजिए ताकि साउंड सिग्नल स्टिमुलेट करते रहें। और विदेशों में अब 6 महीने के उपरांत US FDA में कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है। हमारे देश में अभी भी इसकी जो आयु है वो लगभग 9 महीने से 11 महीने तक है, पर अब धीरे धीरे हम US FDA की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और 9 मंथ्स पे हम रेगुलर इन बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं। ओके। आपने ये जो चीज़ें हमें बताई कि बच्चों में जो स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं, कई बार जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो हम खुद से बोलने की कोशिश करते हैं, बच्चों के साथ बात करते हैं तो वो उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर कहीं से आवाज़ आ रही है तो कई बार वो इधर उधर देखते हैं कि हाँ कहाँ से आवाज़ आ रही है। इस तरीके की चीज़ें भी अगर बच्चों के साथ कुछ दिनों तक ना हो तो भी एक साइन है, समझ जाना चाहिए कि शायद हियरिंग प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह नहीं कराते, खास करके जो छोटे जगहों पर हैं कि बच्चा पैदा हुआ उसके बाद वो उसको लेकर के घर चले गए। बच्चों के साथ जो आपने टेस्ट बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं चीज़ें, कई बार वो नहीं हो पाती। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आज भी अगर आप देखेंगे हमारे देश में लगभग 60 से 70% जो डिलीवरीज हैं वो रूरल एरियाज में होती हैं, यानी कि PHCs में आज भी घर पे मिडवाइफरी आके डिलीवरी करती है, और दूर दराज गांव में, कस्बों में ये जांच अवेलेबल नहीं है। हाँ। तो एक बच्चा जो घर में पैदा होता है, देखिए पहले 40 दिन तो बच्चा सोता रहता है, तो पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता, और आपने डे 1 पे ओई भी नहीं कराया। बट अक्सर कुछ चीजें पेरेंट्स ध्यान दे सकते हैं जिससे वो पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे में हियरिंग लॉस की संभावना हो सकती है। जैसे अगर बच्चा घर में सो रहा है और पेरेंट्स एक सिंपल सा टेस्ट करें कि बच्चा गहरी नींद में है, और एक वो स्टील का गिलास लें और जमीन पे फेंक दें, अच्छा खुद ही, तो अक्सर बच्चा स्टार्टल रिस्पॉन्स देख के चौंक जाएगा। क्योंकि गहरी नींद से भी साउंड सिग्नल जो आप एक बहुत तेज गिलास फेंकेंगे तो उससे लगभग 80 से 90 डेसिबल की साउंड स्टिमुलेट होगी। तो अगर आपका बच्चा घर में शोर शराबे के बावजूद, फोन की बेल के बावजूद, घर में डोर बेल के बावजूद, या घर में कोई बहुत तेज ढोल धमाका हो रहा है और वो बच्चा नींद में, गहरी नींद में सोया हुआ है और उठ ही नहीं रहा है, तो ये कुछ अर्ली लक्षण हो सकते हैं जिसमें बच्चे को हियरिंग लॉस हो सकता है। कई बार आपने देखा है कि झुंझुना हम बच्चे के लिए यूज करते हैं बजाने के लिए।
अक्सर आप देखेंगे तो एक सिंपल सी एनालॉजी है कि 1 to walk and 2 to talk। मींस 1 साल पे चलना और 2 साल पे बोलना। ये एक एवरेज आम तौर पे एक आम आदमी और एक आम घरों में बात होती है कि जी बच्चा 1 साल पे चलना चालू कर देगा और 2 साल पे बोलना चालू कर देगा। बट इसकी प्रक्रिया पहले दिन से शुरू हो जाती है जब बच्चा पैदा होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो घर में बड़े बुजुर्ग, दादी, मम्मी, नानी सब बच्चे से बात करते हैं, बट बच्चा कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि वो सिग्नल्स कॉक्लिया द्वारा ब्रेन को जा रहे हैं, जिसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं, और ये साउंड सिग्नल्स ब्रेन में रजिस्टर होते हैं। और एक दिन बच्चा करीबन 6-7 महीने, 8 महीने, 9 महीने पे बैबल करना स्टार्ट करता है, बा माँ। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में ऐसा कुछ डिले है और बच्चा इन चीजों को नॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या कुछ शब्दों का उच्चारण, बच्चा पहले दिन उठ के ये नहीं बोलेगा कि पापा आप कैसे हो। नहीं, है ना? तो वो पहले मोनोसिलेबस यानी कि एक टुकड़ा बोलेगा, फिर एक शब्द का आकार लेगा, फिर एक सेंटेंस का आकार लेगा। तो हमें ये चीज देखनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो इसलिए नहीं बोलते पहुंचते टाइम पे, क्योंकि वो कहते हैं जी इसके फादर भी लेट बोले थे, इसकी मदर भी लेट बोली थी, या इसकी बुआ भी लेट बोली थी, या इसकी बड़ी बहन भी लेट बोली थी, और वो इंतजार करते रहते हैं कि ये स्पीच शायद 3 साल में डेवलप हो जाएगी। जबकि स्पीच डेवलप होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, बच्चे में बोलने के लक्षण कुछ शब्दों के आकार में शुरू हो जाते हैं, जैसे आ, माँ, बाबा, माँ, मम्मा, पापा। सेंटेंस फॉर्मेशन तो लगभग 2-2.5 साल पे आती है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे देश में और वर्ल्ड ओवर भी लड़कियां 1 साल में 2 साल बढ़ती हैं और लड़के 2 साल में 1 साल बढ़ते हैं अपने, स्पेशली स्पीच। गर्ल्स में, लड़कियों में स्पीच बहुत फास्ट एक्वायर होती है और लड़कों में हमेशा स्पीच स्लो एक्वायर होती है, और ये हमने देखा है हर वर्ग में और हर आयु में। तो मुझे लगता है इसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर शोर शराबे में भी आपका बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप उसको तुरंत पास के नजदीकी ईएनटी सेंटर पे जाएं, जहां पे ओटोकूस्टिक एमिशन या बेरा की फैसिलिटी है, और अगर वो डायग्नोस होता है तो आप एक एक्सपर्ट कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन से मिलें और उसका उपचार कराएं। बिल्कुल। आपने कहा कि डॉक्टर जैसे बच्चा के पेरेंट्स लेट बोलें या फिर बुआ या उनके फैमिली मेंबर्स में बोलते रहते हैं तो लोगों में धारणा हो जाती है कि शायद हमारा बच्चा भी देर से बोलेगा, तो अक्सर वो लंबे समय तक नहीं आ पाते हैं। अगर कोई ऐसा क्रिटिकल विंडो है जिसको उन्होंने क्रॉस कर लिया और उसके बाद फिर बच्चे का हमेशा का ही हियरिंग लॉस हो जाएगा, तो क्या फिर वो प्रॉब्लम ज्यादा अफेक्ट नहीं कर सकती है? देखिए, बच्चे को अगर हेयरिंग लॉस है जन्मजात से, तो हेयरिंग लॉस तो है ही, वो तो हमने डिटेक्ट नहीं किया। बट जो बच्चे सुन नहीं पाते इसलिए बोल नहीं पाते क्योंकि ब्रेन में साउंड नहीं जा रही। तो बच्चा तो जन्म से गूंगा बहरा है, बट अब वो चीज अफेक्ट कर रही है उसकी स्पीच में, यानी कि उसकी वाक्य शैली है वो डेवलप नहीं हो पा रही है। हमारे किसी भी बच्चे में पहले 2 साल ब्रेन के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं। अगर आप देखें तो एक बच्चे में डेली बेसिस पे इतने मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स ब्रेन में इंटरकनेक्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों की लैंग्वेज एक्वायरिंग और चीज़ों को सीखने की क्षमता बहुत फास्ट होती है एक अडल्ट को अगर हम कंपेयर करें तो ये पहला 2 साल जो क्रिटिकल टाइम है जिसमें ब्रेन की लगभग 90% डेवलपमेंट हो जाती है, इसमें स्पीच एक्वायर करना बहुत जरूरी है। बट कई बार पेरेंट्स टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हें कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में नहीं पता चलता है, तो ऐसे बच्चों का इलाज भी किया जा सकता है। बट मैं कहूंगा कि 10 से 15 साल पहले हमारे यहाँ एवरेज बच्चा जो कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए आता था वो लगभग 4 से 5 साल का होता था, बट आज ये उम्र घट के लगभग 2 से 3 साल की आ गई है। हमें जो टारगेट करना है वो है मिनिमम 11 मंथ्स, क्योंकि 11 महीने का ये समय है कि अगर बच्चे को कॉक्लियर इम्प्लांट मिल जाता है तो वो बाकी बच्चों की तरह सुन पाएगा। और जो 2 साल की विंडो है जिसमें हम चाहते हैं बच्चा बोल पाए और 3 साल पे नॉर्मल स्कूल जा पाए, वो जा पाएगा, क्योंकि ऑडिटरी वर्बल थेरेपी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, यानी कि सुन के बोलना। अब बच्चा सुनेगा तो माइंड में वर्ड्स रजिस्टर करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह बोल पाएगा। तो ये क्रिटिकल विंडो मैं कहूंगा जो बहुत क्रिटिकल विंडो है नॉर्मल स्पीच डेवलपमेंट के लिए, वो 2 साल है। बट अगर फैमिलीज ने बच्चे को हेयरिंग एड पे डाल दिया है और उनके पास पैसे नहीं है इम्प्लांट कराने के और बच्चा स्पीच थेरेपी भी करा रहा है,
तो 5 साल तक भी ये ऑपरेशन किया जा सकता है, सकता है। जिसमें बहुत फिर आपको थेरेपी में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो थेरेपी प्रोग्राम है, ये लाइफलाइन है कॉकलियर इम्प्लांट की। बिना थेरेपी के ये प्रोग्राम फेल है। ओके। ऑपरेशन मैं मानता हूं कि जो मेरा काम है एज अ कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन, वो लगभग 10 से 15% ही है कि मुझे एक बिल्कुल क्लीन स्टराइल तरीके से एक ऑपरेशन देना है जिसमें मैं इम्प्लांट कान में डाल दूं। बिल्कुल। बट जो मेजॉरिटी वर्क है वो एक ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट का, ऑडियोलॉजिस्ट का, स्पीच थेरेपिस्ट का और पेरेंट्स का है। सबका ही है, बिल्कुल। पेरेंट्स की डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। और हमने पिछले मेरे लगभग ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स के करियर में हमने देखा है कि जहाँ पे पेरेंट्स सेंसिटाइज्ड हैं, उसमें लेट एज पे इम्प्लांटेशन में भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए। वाह। और जहाँ पेरेंट्स सेंसिटाइज नहीं है इसको लेके, in spite of using the best of technology and the latest implants, the child is not doing as well. ये चीज़ आपने सही कही डॉक्टर कि पेरेंट्स का रोल इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर जैसा हमने आपसे पहले भी सवाल किया था कि पेरेंट्स बार बार खुद से ये सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ज़रूरी नहीं है सब पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मोड में आ जाए। कुछ लोग ऐसे मैंने बहुत सारे देखे हैं जो ब्लेम करने लगते हैं एक दूसरे को ही, तुम्हारी गलती, इसकी गलती, उसकी गलती, मेरा बच्चा ऐसा हो गया। एंड देन फिर वो सारी जो भड़ास, सब गुस्सा बच्चे पे निकालने लगते हैं। एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, जैसा कि आपने कहा कि 2 साल बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स ने उन्हें वैसा एनवायरनमेंट नहीं दिया तो क्या चाह करके भी अगर बच्चे का हियरिंग लॉस वापस आ सकता था, तो वो कभी नहीं आएगा। इसमें उनका रोल, पेरेंट्स जो बर्न आउट हो जाते हैं इन सब ट्रीटमेंट से, चीज़ों से, आजकल जैसे हमें पता है लेट मैरिजेस भी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अब उसमें उनका होता है कि एक तो शादी लेट की, बच्चा लेट किया, बच्चे में भी इतनी ज़्यादा करने में कॉम्प्लिकेशंस हुई और फिर बच्चे में ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो गई, तो बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो जाते हैं। एक एडवाइस आपकी तरफ से उन सभी पेरेंट्स के लिए जो देख रहे हैं इस सेशन को। देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है कि ऑल्टरनेट मोड्स ऑफ मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट बहुत अवेलेबल है। हमारे यहाँ जो पुरानी प्रथाएं हैं गांव में, कस्बों में, जिलों में, जहाँ मेजॉरिटी हियरिंग लॉस पाया जाता है, आई थिंक सबसे बड़ी अड़चन और रोड ब्लॉक वही है। साइंस बहुत ग्रो कर रही है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती जा रही है दिन पे दिन। जो चीज़ हम आज से 30 साल पहले जो एक इम्प्लांट हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ तब में और आज में बहुत बदलाव आ गए हैं, बहुत ग्रोथ हो गई है, एडवांसमेंट्स आ गई है। बट कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुई कि पेरेंट्स आज भी उनके घर में कोई बच्चा है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनका बच्चा डेफ कैसे हो गया। बिल्कुल। वो ये कहते हैं हमारे खानदान में दादा के टाइम से किसी को हियरिंग लॉस नहीं है, हमारी तो प्रेगनेंसी में पहले 2 बच्चे भी ठीक हैं। बट कई बार कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं कि जीन्स दोनों कंसाइड कर जाते हैं और जो एक्सप्रेस कर जाते हैं बच्चे में। बहुत लोग ऑल्टरनेट मोड्स में जाके लोगों के बहकावे में आके वेट करते रहते हैं कि बच्चा अपने आप बोलना चालू कर लेगा। इससे क्या होता है, जो क्रिटिकल टाइम की हम बात करें तो वो वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल। बहुत टाइम लोग इतना पैसा ऑल्टरनेटिव मोड्स पे खर्च देते हैं कि उन्हें साल बाद पता चलता है कि इसका इलाज तो सिर्फ कॉकलियर इम्प्लांट था। एग्जैक्टली। और उन्हें इस चीज के बारे में पता भी नहीं होता। और जब वो सही इलाज के लिए पहुंचते हैं तो उनके पास पैसे नहीं बचते। तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि आज के दिन आपका बच्चा चाहे कहीं भी पैदा होता है और आपको घर में ऐसे लक्षण लगते हैं कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप उसका एक सिंपल टेस्ट कराएं और उस बच्चे का बेरा टेस्ट करा के डायग्नोस करें कि बच्चे को हियरिंग लॉस है कि नहीं है। उसके बाद एक सिंपल सीटी स्कैन, कान का, टेम्पोरल बोन का रेडियोलॉजी स्कैन और एक एमआरआई करा के आप देखें कि अंदर एनाटमी में तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अंदर सुनाई का यंत्र कॉकलिया ठीक से बना है कि नहीं बना है। और आज के आधुनिक युग में इसका इलाज इम्प्लांट द्वारा संभव है और इसके बाद ये बच्चा नॉर्मल हो जाता है। और हमारे सभी बच्चे जिन्होंने टाइम पे ऑपरेशन कराया या थोड़ा लेट भी कराया, वो आज सब नॉर्मल स्कूल जा रहे हैं। ग्रेट। तो ये जरूरी है, टाइमली इंटरवेंशन। टाइम ऑफ इंटरवेंशन ही सक्सेस स्टोरी है कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम। एग्जैक्टली। अगर वो टाइम चला गया, टाइम के अलावा मैं कहूंगा कि पिछले कुछ सालों में हमने पेरेंट्स को काउंसिल किया है साइमल्टेनियस इम्प्लांट के लिए, क्योंकि भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं। तो कई बार पेरेंट्स से कहते हैं कि हम एक कान करा के पहले चेक करते हैं कि बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा।
तो उसमें समस्या ये रहती है कि अगर हम दोनों कान साथ करें तो दोनों कान की थेरेपी इकट्ठे हो जाती है, तो दोनों कान बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। हाँ। मैंने अभी कुछ महीने पहले एक डॉक्टर फैमिली है रेवाड़ी से, उनकी बच्ची को ऑपरेट किया और वो बच्ची का एक कान लगभग 90% अफेक्टेड था, उसको हमने इम्प्लांट किया और 1 साल बाद उसका दूसरा कान भी वहीं पहुंच गया 90%, जो पहले हियरिंग एड से रिस्पॉन्ड कर रहा था। ओके। अब दूसरे इम्प्लांट और पहले इम्प्लांट में 1 साल का फर्क आ गया। तो वो बच्ची को जब हमने स्विच ऑन किया और उसका इम्प्लांट यूज किया तो उसने दूसरे इम्प्लांट प्रोसेसर को एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि उसको फिर से दोबारा वो सारी प्रक्रिया ऑडिटरी वर्बल थेरेपी की करानी पड़ी। तो वो बच्ची अपना पहले वाले कान से ही सुनना चाहती थी, क्योंकि अब उसने मेहनत कर ली और वो सुन रही है। तो अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम पहले एक करा के देखेंगे और हमें लगेगा इसके रिजल्ट ठीक है तो हम दूसरा कराएंगे। बट मुझे लगता है अगर हम दोनों कान साथ कराएं तो ब्रेन में हम जो बाइनॉरल हियरिंग कहते हैं, यानी कि दोनों सेंटर्स ब्रेन में फ्यूज होते हैं और आपको एक साउंड जो बहुत क्लैरिटी से किसी भी जगह से आप 360 डिग्री से साउंड आती है तो आपको बहुत अच्छे से सुनाई देती है। पैसों का ही बचाव नहीं होता है, क्योंकि आप एक ही बारी में थेरेपी करा लेते हैं, समय बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है और खास करके उस बच्चे के साथ दोबारा वो चीजें नहीं होंगी। एग्जैक्टली। बिल्कुल। आपने जो इम्प्लांट की बात कही, हम अब उसी पर आते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी यही जानना चाहेंगे कि अगर हमारे बच्चे को हियरिंग लॉस है तो इसका इलाज क्या है। जैसा आपने कहा कि लोग पहले बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स खुद से ट्राई कर लेते हैं, यहाँ चले गए वहाँ चले गए, ये इलाज करा लिया वो करा लिया, जब कुछ नहीं हो पाता है हार थक करके फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब अब आप बताइए क्या करना है। अगर उन्हें सिंपल एक लैंग्वेज में बताना है कि आपके बच्चे के हियरिंग लॉस का एक इलाज है, क्या है, किस नाम से जाना जाता है और आप किसके पास जाएं आपके बच्चे को ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो प्लीज एक बार वो बताइए। देखिए, अगर आपका बच्चा सिवियर टू प्रोफाउंड लॉस में डायग्नोस हो चुका है और सीटी स्कैन एमआरआई में अंदर की कान की एनाटमी बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि ठीक से बना हुआ है और सुनाई की नस ब्रेन तक जा रही है, तो एक सिंपल कान के ऑपरेशन द्वारा, जिसको कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कहते हैं, उसके द्वारा आपके बच्चे की सुनाई वापस नॉर्मल लाई जा सकती है। ये एक सर्जरी कुछ स्पेशलिस्ट कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन्स हैं जिनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है इस फील्ड में, जो ईएनटी सर्जन्स हैं और कान में उनकी स्पेशल ट्रेनिंग है इस डिवाइस को हैंडल करने के लिए। इसमें कान के पीछे एक चीरा लगा के लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर और जो मैस्टॉइड कैविटी है, यानी कि जो कान की हड्डी है, उसमें ड्रिल किया जाता है। ये कान की सर्जरी है, ये ब्रेन सर्जरी नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स गांव कस्बों में उनको डराया जाता है कि ये ब्रेन सर्जरी है और बच्चा इससे पागल हो सकता है या उसको इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है, जिसकी वजह से कई बार पेरेंट्स डर के ये ऑपरेशन नहीं कराते हैं। तो ऐसा नहीं है। आजकल आधुनिक दौर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, माइक्रोस्कोप्स, फेशियल नर्व मॉनिटर, अच्छी ऑटोलॉजिकल ड्रिल्स के साथ ये ऑपरेशन लगभग 1 से 1.5 घंटे में पूरा किया जाता है। बच्चे को सुबह भर्ती किया जाता है और बिल्कुल क्लीन स्टराइल कंडीशंस के दौरान। देखिए, हम बात करें किसी भी इम्प्लांट की, चाहे वो घुटनों का इम्प्लांट है, चाहे वो हार्ट में पेस मेकर है या कॉकलियर इम्प्लांट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टेरिलिटी, यानी कि इन्फेक्शन कंट्रोल। क्योंकि एक बार अगर ये इम्प्लांट अंदर चला जाए तो जनरली हम इसे वापस नहीं निकालते हैं। ये लाइफ टाइम तक बच्चे के कान में रहता है। कान में पीछे हड्डी ड्रिल करके हम मिडल ईयर की तरफ जाते हैं और वहां पे जो हमारी इनर ईयर की एंट्री होती है, जो राउंड विंडो मेम्ब्रेन होती है, जहां पे कॉक्लिया के कुछ टर्न्स होते हैं, तो इस इम्प्लांट में ये ये स्कल पे फिक्स हो जाता है और इसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं आगे टिप पे, वो इलेक्ट्रोड्स कॉक्लिया में चले जाते हैं। ठीक है। बच्चे को ऑपरेशन के बाद एक थोड़ी देर में शिफ्ट कर देते हैं। आजकल हम अर्ली एक्टिवेशन, यानी कि अर्ली स्विच ऑन के फेवर में है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च स्टडीज वर्ल्ड में हुई हैं जिसमें कहा गया है कि और देखा गया कि जिन बच्चों को तुरंत स्विच ऑन किया जाए ऑपरेशन के 1-2 दिन बाद, उसमें आउटकम्स ज्यादा बेटर है। 2 से 3 दिन के बाद कान की बाहर की मशीन लगा दी जाती है और इस बच्चे को लगभग 6 महीने से 1 साल तक या 2 साल तक ऑडिटरी वर्बल थेरेपी पे डाला जाता है। ठीक है, डन। तो ये बहुत सेफ ऑपरेशन है। पर ये ऑपरेशन आपको एक ऐसे सेंटर और ऐसे सर्जन के साथ कराना चाहिए जिसको इसका एक्सपीरियंस है। फेशियल नर्व का अक्सर तौर पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे आजकल फेशियल नर्व मॉनिटर्स हम यूज करते हैं जो हमें इंडिकेशन देते हैं कि आप फेशियल नर्व को बिल्कुल भी इंजर ना करें इस ऑपरेशन के दौरान। और ये ऑपरेशन इतना सेफ है कि 8 महीने से 11 महीने का बच्चे भी दोनों कान
साइमल्टेनियसली हमने बहुत की हैं। वाह। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। 2 दिन बाद बच्चा डिस्चार्ज हो जाता है और थर्ड डे हम जैसे मैंने बताया उसको स्विच ऑन कर देते हैं। ग्रेट। सर्जरी को आपने हमें मतलब बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपने समझा दिया इस चीज़ को। तो पेरेंट्स अगर जानना चाहते हैं कि हाँ अगर ऐसी प्रॉब्लम है क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, डॉक्टर ने हमें बता दिया है। इसको थोड़ा सा ना हम और ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर, क्योंकि जो आप सर्जरी बता रहे हैं कान का ऑपरेशन, उसको लेकर के तमाम मिथ्स भी हैं, धारणाएं भी हैं अलग अलग। सबसे पहले किस एज ग्रुप तक उस बच्चे का कान का ऑपरेशन हो सकता है अगर उसकी हियरिंग लॉस हो चुकी है? तो ये सबसे बड़ा सवाल रहता है, क्योंकि जैसा आपने कहा कई बार टाइम इतना वेस्ट हो जाता है कि बच्चे की उम्र भी बढ़ती रहती है, ना वो बोल पाते हैं ना वो सुन पाते हैं। तो एक रियलिस्टिक टाइम कितना होता है कि इस साल तक आपके बच्चे का हियरिंग लॉस का ऑपरेशन हो सकता है और उसके सुनने की जो क्षमता है या बोलने की जो टेंडेंसी वो वापस आ सकती है? देखिए, सारी जांचों के बाद अगर ये स्थापित हो चुका है कि बच्चे को सीवियर टू प्रोफाउंड लॉस है, तो हमारी कोशिश ये रहती है हम जल्द से जल्द ऑपरेशन कर दें। लगभग 9 से 11 महीने बच्चे का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो लगभग 10 ग्राम % होना चाहिए। वेट अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोग्राम के आसपास होना चाहिए। डिपेंड करता है कि सर्जन की क्या क्षमता है और वो कितना फास्ट और कितना एक्सपीरियंस सर्जन है। अक्सर तौर पे ये ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है और बायलैटरल इम्प्लांट में लगभग 2.5 से 3 घंटे या 3.5 घंटे का समय लगता है। इसके बेस्ट आउटकम्स हैं कि अगर ये ऑपरेशन 11 महीने से लेके 2 साल तक हो जाए। 2 साल तक का? 2 साल के बाद भी ये ऑपरेशन किया जाता है, बट ऐसे केसेस में आपको ज्यादा जोर देना पड़ेगा फिर ऑडिटरी वर्बल थेरेपी में। अगर ये ऑपरेशन हम 9 महीने के बच्चे में कर लें तो मैं कहूंगा कि बहुत ही मिनिमल थेरेपी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये वो समय है जब बच्चा नेचुरल तरीके से साउंड एक्वायर कर रहा है और अपनी स्पीच एक्वायर कर लेता है। जैसा हमने बोला, ब्रेन की पूरी ऑलमोस्ट 90% डेवलपमेंट 2 साल तक हो जाती है और ये ऑपरेशन अगर 2 साल के उपरांत होता है तो यानी कि जिस दिन बच्चे का इम्प्लांट हुआ और स्विच ऑन हुआ वो उसके लिए डे 1 ऑफ बर्थ है। क्योंकि साउंड पहली बार ब्रेन में फर्स्ट टाइम जाएगी जब वो बाहर की मशीन पहनेगा। तो आप ये मान के चलिए कि वो पहले 2 साल हमारे लिए बेकार थे। तो यानी कि हमारा सारा प्रक्रिया जो बच्चे की जन्मजात से स्टार्ट होती है वो 2 साल पे शुरू होगी, फिर से शुरू। और अक्सर ऐसे बच्चों को सेंटेंसेस तक पहुंचने में और नॉर्मल स्पीच तक पहुंचने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है वक्त। आपने अगर जैसे डिसाइड कर लिया कि इस बच्चे में हम ऑपरेशन करेंगे, सर्जरी होने वाली है, उसके पहले उन बच्चों में कुछ टेस्ट वगैरह किए जाते हैं सो दैट वो एलिजिबल है कि नहीं उस सर्जरी के लिए? जी, जैसे मैंने बताया कि ऑडियोलॉजी टेस्ट के अलावा सीटी स्कैन कान का, एक एमआरआई स्कैन कान का, एक ब्रेन का एमआरआई स्कैन, स्पेशली अगर प्रेगनेंसी के दौरान ऑक्सीजन की कमी रही तो हमें ब्रेन में भी देखना पड़ता है कि ब्रेन में कोई डैमेज तो नहीं हुआ था। बिकॉज एक इंटेलेक्ट कंपोनेंट यानी कि कॉर्टिकल फंक्शनिंग लेवल यानी कि ब्रेन का अपना एक फंक्शनिंग लेवल है। आज के टाइम में कोविड के बाद हमने बहुत सारे बच्चे देखे जो ऑटिस्टिक पैदा हो रहे हैं, क्योंकि सोशल इंटरेक्शंस बहुत कम हो गई थी कोविड के दौरान। तो जनरली उन बच्चों को हम कोविड बेबीज बुलाने लग गए थे। यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बच्चा एक जगह चुपचाप नहीं बैठता है, घूमता रहता है, किसी भी चीज पे स्थिर नहीं रहता है, फोकस नहीं कर पाता है, आई कांटेक्ट नहीं है, सोशल कांटेक्ट नहीं है। सर्जरी का तो हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस कर लिया डॉक्टर। इसके बाद जो पोस्ट सर्जरी के बाद रिकवरी वाला फेज होता है वो बहुत ज़रूरी है जानना, खास करके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि इस दौरान वो बहुत ही ज़्यादा उस मोड में रहते हैं कि अब सर्जरी हो गई तो हमारा बच्चा कब रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा, कब सुनना शुरू करेगा। तो ये टाइम पीरियड कितना क्रूशियल होता है। सर्जरी के बाद रिकवरी वाले फेज में क्या ध्यान देना चाहिए, क्या नहीं ध्यान देना चाहिए, आप पेरेंट्स को क्या चीज़ें बताते हैं? देखिए, अक्सर पेरेंट्स जब बच्चा डॉक्टर को सौंप देते हैं और हमारे पास हम बात करें 10-11 महीने के बच्चे की, तो पेरेंट्स के माइंड में बहुत फियर होता है कि सर्जरी कैसी रही, अंदर क्या हुआ, क्या इम्प्लांट ठीक से गया कि नहीं गया, क्या मेरा बच्चा ऑपरेशन के बाद सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा। तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हमारे पास इंट्रा ऑपरेटिव मेजरिंग टूल्स आते हैं जिसमें हम एक स्मार्ट नैप टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हम पेरेंट्स को पोस्ट ऑप में जब बच्चे का ऑपरेशन हो जाता है तो हम उनको टैबलेट पे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दिखा सकते हैं जिसमें हम एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रोड जब कॉकलिया में गया तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हमने रिकॉर्ड किए, जिसमें कितनी स्पीड से इलेक्ट्रोड गया, उसमें जो हमने इलेक्ट्रिक करंट करके स्टिमुलेट किया तो क्या उसमें नर्व रिस्पॉन्ड कर रही थी कि बच्चा जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक गए कि नहीं गए, कॉक्लियर नर्व स्टिमुलेट हो रही थी नहीं हो रही थी, उसमें
ओवरऑल इम्पिडेंस कितनी रही, कितने इलेक्ट्रिक करंट पे हर इलेक्ट्रोड पे कहाँ कहाँ स्टिमुलस किस किस लेवल पे आ रहा है और वो वेव फॉर्म कैसी बन रही है। तो इससे पेरेंट्स को काफ़ी एक ऐसा फैक्टर फील होता है कि एज इफ वो ऑपरेशन थिएटर का अंदर का पार्ट देख रहे हैं कि उनके बच्चे के साथ इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट ठीक रही कि नहीं रही, क्या वो गलत जगह जाके तो नहीं बैठा, वो सही जगह गया कि नहीं गया। तो आई थिंक ये टेक्नोलॉजी का एक बूंद है कि आज हम जो अंदर ऑपरेशन थिएटर में हो रहा है वो पेरेंट्स को दिखा सकते हैं। इससे उनको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, ये ऑपरेशन मेरे बच्चे का सक्सेसफुल रहा और मेरा बच्चा जब इसको स्विच ऑन किया जाएगा तो वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल हम इंट्रा ऑपरेटिव एक्सरेज नहीं करते हैं। तो उसमें रेडिएशन एक्सपोजर रहता था, समय भी यूज होता था और स्टेरिलिटी इश्यूज का भी रहता है। तो अब टेक्नोलॉजी का ये फायदा है कि अब हम इंट्रा ऑपरेटिव एक्सरेज करने मैंने पिछले लगभग 1 साल से बंद कर दिए हैं इन केसेस में जहां हम स्मार्ट नैप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। नॉर्मली हम बच्चे को 2 दिन तक भर्ती रखते हैं, उसको आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं और 2 दिन के बाद हम डिस्चार्ज करके, जैसे मैंने बोला कि अर्ली एक्टिवेशन में हम 2nd या 3rd डे बच्चे को स्विच ऑन कर देते हैं। यानी कि ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो बाहर की मशीनें एक तरफ या दोनों तरफ लगाता है, उसको टेस्ट करता है और जो हमने इंट्रा ऑपरेटिव रिकॉर्डिंग्स की हैं वो हमको गाइड करती हैं कि पोस्ट ऑप में हमें क्या स्टिमुलस रखना है और कितना इलेक्ट्रिक करंट देना है। क्योंकि हमें पता है कि इंट्रा ऑप में हमने इतना स्टिमुलस दिया और हमें नर्व का रिस्पॉन्स आ गया। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हम इन बच्चों को नॉर्मली एवीटी थेरेपी और स्पीच थेरेपी पे 1 हफ्ते के बाद रेगुलर इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं जो लगभग 6 महीने से 2 साल तक चलती है। ओके। इम्प्लांट्स की अगर हम बात करें तो क्या कॉस्टिंग होती होगी एक इम्प्लांट की? देखिए, बहुत वैरायटी ऑफ इम्प्लांट्स आते हैं जिसमें अंदर की मशीन और बाहर की मशीन आती है। लगभग 7 लाख रुपए से लेके 22 लाख तक ये कॉस्ट रहती है। इसमें फ़र्क ये रहता है, अगर हम देखें कि पिछले 30 साल में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई कि पहले जो अंदर का इम्प्लांट था उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती थी। आज हम बात करते हैं कॉकलियर इम्प्लांट 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने के बच्चों में जिनकी स्कल बोन थिकनेस जो स्कल है वो बहुत पतली होती है। तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई कि ये जो इम्प्लांट की थिकनेस है जो अंदर जाता है, जो बोन पे जाके फिक्स हो जाता है, वो इतना पतला हो गया है कि आपको बहुत ज़्यादा ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस सेफ्टी कंसर्न जो पेरेंट्स के रहते थे वो बहुत ही उसका ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जनरली अंदर के इम्प्लांट की वारंटी 10 साल रहती है और बाहर का एक जो प्रोसेसर होता है वो लगभग 3 साल तक रहती है। और ना तो खाली अंदर का इम्प्लांट और पतला होता गया बट बाहर का प्रोसेसर भी साइज छोटा होता गया। यानी कि आज के टाइम में हमारे पास इतने फाइन बीटी प्रोसेसर्स आ गए हैं जो बालों में छुप जाते हैं। सिंगल यूनिट है हमारे पास जो बालों में अंदर छुप जाता है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हमारे देश में एक थोड़ा सा सोशल टैबू है। हाँ, ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो बाकी जो इनके पीयर ग्रुप हैं, जो बच्चे हैं, वो ये देखते हैं कि इस बच्चे ने कुछ स्पेशली लगा रखा है तभी ये सुन पा रहा है। तो पेरेंट्स को इस चीज को लेके थोड़ी सी एप्रीहेंशन रहती है। बट जैसा मैंने बताया कि काफी टेक्नोलॉजी एडवांस है और आप उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, इम्प्लांट चाहे हम बेसिक लगाएं या एडवांस, सबका एक ही मकसद है कि बच्चे के कॉकलिया में इलेक्ट्रोड जाएगा और वो साउंड सिग्नल बन के ब्रेन तक जाएगा जो बच्चा सुनेगा। कंफर्ट जोन आता है जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, बाहर की मशीन की बात करते हैं, अंदर की इम्प्लांट की बात करते हैं। एक स्पेशल हमारे पास इलेक्ट्रोड आता है जो प्री कर्व्ड होता है, यानी कि पेरीमोडाइलर होता है, जो जाके बिल्कुल नस के साथ चिपक के बैठ जाता है। और फ्यूचर में एडवांटेज ये होती है कि कॉम्प्लेक्स लिसनिंग सिचुएशंस में, जैसे शोर शराबे में या आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं या नॉइज में हैं, तो SNR रेशियो जो होता है, जो स्पीच नॉइज रेशियो होता है, उसमें इन बच्चों की परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर देखी गई है। ओके, नाइस है। तो बट ऐसा नहीं है कि अगर ये हम इलेक्ट्रोड नहीं डालेंगे तो बच्चा नहीं सुनेगा। स्ट्रेट इलेक्ट्रोड एरे भी उतना ही कामयाब है। सर्जन की टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्निक, उसकी हैंडलिंग पे बहुत डिपेंड करता है। बट यस, यू कैन, इफ यू हैव मनी, अगर आपके पास पैसा है तो आप बेस्ट इलेक्ट्रोड सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेसर में ये फायदा है कि प्रोसेसर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज बहुत एडवांस है। आजकल हम स्मार्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं, AI जनरेशन में रह रहे हैं, तो ऐसा ही
तो कॉकलियर इम्प्लांट प्रोसेसर भी इससे दूर नहीं है। मैं चाहता हूँ, इनफैक्ट मैं जो बच्चे मेरे कॉकलियर इम्प्लांट है मैं उनको बोलता हूँ हम शायद ओल्ड हो जाएंगे और हमारी हेयरिंग कम हो जाएगी। ये हेयरिंग 100 साल तक अगर आप जीवित हैं तो एग्जैक्टली वैसे की वैसे रहेगी, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक ईयर के थ्रू सुन रहे हैं। हाँ। तो आपके पास एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस आपको इफेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास बेस्ट हेयरिंग है, बेस्ट डिवाइस है। तो हमारे पास स्मार्ट सिंक है, स्मार्ट आईक्यू है, जो जैसे आज हम आपसे बात कर रहे हैं और शांत वातावरण है, मैं यहाँ से बाहर जाके जाऊँ, ट्रैफिक में जाऊँ, तो वो ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू सेकेंड्स सिंक कर लेगा कि ये जो एनवायरमेंट लिसनिंग का है वो चेंज हो गया है। तो इससे बच्चे को मैनुअली कुछ बटन प्रेस नहीं करना, वो प्रोसेसर ऑटोमेटिकली उस एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लेगा। हम डांस पार्टी में जाएं, हम रेस्टोरेंट में जाएं, ये बच्चे नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, ये कॉलेज में सबसे लास्ट बेंच पे बैठे हैं, पर तब भी ये वही सुन पाएंगे जो बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठा है वो सुन पाएगा। हमारे पास और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है, टीवी वॉच करने के लिए, एम्फी थिएटर में, होम थिएटर में, आप मूवी देखने जा रहे हैं तो कहीं भी टेक्नोलॉजी से आपको ऐसा अभाव नहीं होगा कि ये बच्चा कभी डेफ था या ये बच्चा कॉकलियर इम्प्लांटी है तो ये वो सब चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाएगा। हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करें, बारिश की बात करें या स्विमिंग की बात करें, तो इसमें सब प्रोटेक्टर्स आते हैं जो 100% वाटर प्रूफ हैं। तो आपका बच्चा एंड ऑफ द डे एक नॉर्मल जीवन बाकी बच्चों की तरह जी सकता है। सिर्फ हम अवॉइड करते हैं बेसबॉल और क्रिकेट, क्योंकि वो बॉल बहुत हार्ड होती है और बेसबॉल में अगर वो लग गया तो उसको डैमेज किया जा सकता है। आमतौर पे पेरेंट्स की एक बहुत कंसर्न रहती है कि ये बच्चा शुरू में चलता है, जैसे हम 11 महीने के बच्चे का ऑपरेट करें तो जो भी चलना भी नहीं सीखा है पूरे तरीके से, तो बच्चा चलता है और गिरता रहता है कई बार। हाँ। तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कहीं अगर सर जमीन पे लग जाए तो ये टूट तो नहीं जाएगा, ये खराब नहीं हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि ये जो इम्प्लांट है ये बहुत ही इनर्ट मटेरियल का बना होता है, ये इसकी टेस्टिंग की जाती है कि ये कितना प्रेशर झेल सकता है और अक्सर तौर पे इन छोटे मोटे ट्रॉमा से इम्प्लांट को कोई डैमेज नहीं होता है। अंटिल अनलेस आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए या कोई आपके सर पे कुछ पत्थर मार दे, तब तो मुझे लगता है स्कल ही ब्रेक हो जाएगा, तो इम्प्लांट की तो हम क्या ही बात करें। अदरवाइज सेफ्टी कंसर्न्स, टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों में इट इज एब्सोल्युटली बहुत ही खूबसूरत टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। तो अगर कोई कॉस्टिंग को लेकर के थोड़ा सा मन में अपना सेकंड डाउट भी ला रहा होगा तो उसके फायदे भी बहुत सारे हैं, जैसा कि आपने बताया डॉक्टर कि ये सारी चीजें साथ में आ रही हैं। आपने इम्प्लांट्स की बात की, प्रोसेसर की बात की, तो प्रोसेसर जो है क्या उसका कुछ मेंटेनेंस भी रहता है? क्योंकि इम्प्लांट्स तो आपने कहा कि अंदर लग गया और लाइफ टाइम का है, जो बाहरी प्रोसेसर है उसका मेंटेनेंस क्या, हमें उसको उतार करके सोना होता है और क्या उसको हमें टाइमली चेंज भी करना होता है? देखिए, ये जो प्रोसेसर है ये जनरली बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। इसमें रिचार्जेबल बैटरीज आती हैं जो आपकी किट के साथ आती हैं। अक्सर तौर पे जो बाहर का प्रोसेसर है वो लगभग 3 साल की वारंटी में रहता है। हम फैमिलीज को जनरली ये गाइड करते हैं कि आप हर महीने एक रेकरिंग डिपॉजिट फैमिली का उस बच्चे के नाम खोल लीजिए। अक्सर तौर पे लगभग 20 से 22 हजार रुपए आपको एक किटी में रखने चाहिए। ये आपका एक्सपेंस आ सकता है। फिजिकल डैमेज कंपनी कवर नहीं करती है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। बट अगर आप ध्यान रखते हैं, प्रोसेसर को सही तरीके से यूज करते हैं, तो लगभग प्रोसेसर की लाइफ 5 से 10 साल तक रहती है। और उसके बाद आप बाहर की मशीन को अपग्रेड भी कर सकते हैं। जो अंदर की मशीन है वो जनरली दोबारा नहीं चेंज की जाती अंटिल अनलेस आपको ऑपरेटिव साइट पे इन्फेक्शन हो जाए। हम जाते जाते आप एक बार रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स जरूर बता दें इस सर्जरी के, कि अगर बच्चों के कान का ऑपरेशन हो गया है तो रेड फ्लैग्स क्या ध्यान में रखें कि ये बदलाव दिख रहा है, इसका मतलब सर्जरी सही से नहीं हुई है, दोबारा डॉक्टर के फॉलोअप की जरूरत है। ग्रीन फ्लैग्स क्या है जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ मेरे बच्चे में कान की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है? देखिए, सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि ऑपरेशन के बाद अगर बच्चे के पिछले कान में कुछ इन्फेक्शन हो जाए, लालीपन आ रहा है, कान में इन्फेक्शन उत्पन्न हो रहा है, ऑपरेशन के बाद प्रोसेसर लगाने के बाद भी कुछ टाइम के बाद भी बच्चा साउंड को स्टिमुलेट नहीं हो रहा है, यानी कि डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, अगर आप दूर से बुला रहे हैं तो वो ध्यान भी नहीं दे रहा है, बच्चे का फोकस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोड है जो कॉक्लिया में गया है या तो वो सही जगह नहीं गया है
या फिर उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट्स हैं जो जा रहा है वो नस को स्टिमुलेट नहीं कर रहा है, या तो नर्व काम नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है जिसकी टेस्टिंग इंट्रॉप ठीक से नहीं हो पाई है किसी कारणवश। इसके अलावा आई वुड से कि जब हम बाहर की मशीन पहनते हैं तो ये मैग्नेट के साथ आती है और अंदर भी एक चुंबक होती है, तो ये चुंबक आपस में दोनों चिपक जाती हैं स्किन के आर पार। साउंड तभी ट्रांसमिट होती है बाहर से अंदर। कई बार मैग्नेट का प्रेशर होता है, तो अगर पेरेंट्स नोट करें कि जो कॉइल की साइट है, जो रिसीवर स्टिमुलेटर साइट है, वहां पे रेडनेस आ गई है और बच्चे को हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है या पेन हो रहा है या उसको साउंड बहुत चुभ रही है, तो ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं कि आपको सर्जन को और ऑडियोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। ठीक है। और जिससे आप इसको एक बार रीचेक करा सकते हैं। जनरली हम पोस्ट ऑप एक चेक एक्सरे जरूर कराते हैं। इंट्रॉप तो जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं आजकल, हम तो एक्सरे अवॉइड करते हैं, बट पोस्ट ऑप एक्सरे कराया जा सकता है, सीटी स्कैन भी कराया जा सकता है। आजकल तो लेटेस्ट इम्प्लांट 3 टेस्ला MRI कंपैटिबल भी हैं, तो ये भी पेरेंट्स के माइंड में कई बार ये दुविधा रहती है कि क्योंकि जैसे पेस मेकर के साथ आप MRI नहीं करा सकते, तो पर ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आप 3 टेस्ला MRI तक आराम से करा सकते हैं। ठीक है। एंड द ग्रीन फ्लैग्स? ग्रीन फ्लैग्स कि आपका बच्चा साउंड को रिस्पॉन्ड कर रहा है, स्माइल कर रहा है, आप उसको दूर से आवाज दे रहे हैं तो वो सुन के आ रहा है, और सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है कि बच्चे की स्पीच डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। कि जो बच्चा बिल्कुल साइलेंट था, जो वर्ल्ड में किसी भी साउंड स्टिमुलस को स्टिमुलेट नहीं हो रहा था, वो आज मामा पापा वर्ड्स बोलना शुरू हो गया है। और आप नोट करेंगे एक बार बच्चे को सुनना चालू होगा, मुझसे बहुत सारे पेरेंट्स ये सवाल कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये 11 महीने का ये दोनों कान पे मशीन कैसे पहनेगा, ये तो बहुत छोटा है। हाँ। ये एक्सेप्ट कैसे करेगा इसको, ये उठा के फेंक तो नहीं देगा। ऑल्दो टेक्नोलॉजी की वजह से ये साइज छोटा हो गया तो वेट भी बहुत कम हो गया कि बच्चों के 11 महीने के बच्चे के कान पे कुछ ऐसा अभाव नहीं रहता है कि उसने कुछ भारी सी चीज पहन रखी है। पर एक बार बच्चे को साउंड सिग्नल्स जा रहे हैं, यानी कि वो वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया, वो आपको कभी मशीन उतारने ही नहीं देगा। ये मैंने देखा है कि वो बच्चे अगर उनका बस चले तो वो सोते वक्त भी प्रोसेसर पहन के ही सोएं। तो ये पेरेंट्स को बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए कि एक बार जब वो सुनना शुरू करते हैं तो वो साउंड किसी को भी उनसे लेने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो वो इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आई थिंक बच्चे की स्पीच एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है कि बच्चा बिल्कुल सही तरीके से सुन रहा है। परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में हम लोगों ने इस टॉपिक पर जो भी बातचीत की है उस पर आपने हमें बहुत ही ब्यूटीफुली हर एक चीज़ को समझाया है, बताया है, बहुत ही इंसाइटफुल चीज़ें हमें समझाई, बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी दी हमें। खास करके मुझे लगता है ये पॉडकास्ट उन सभी के लिए, उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल भी होगा जिनके बच्चे हियरिंग लॉस से सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो परेशान है कि क्या करे क्या ना करे, तो डॉक्टर ने इस सेशन में हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर ने बोला कि पहले सिम्टम्स पहचानिए, टाइमली इंटरवेंशन करवाइए, उसका इलाज कराइए, एंड देन फिर उसको लाइफ लॉन्ग आप अपने बच्चे में बदलाव देख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए, और इस सेशन पर इतनी ब्यूटीफुली हर एक चीज़ को हमें बताने समझाने के लिए। आई एम श्योर आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़रूरत है अवेयरनेस क्रिएट करने की, और सही अवेयरनेस से ही सही इलाज, और सही इलाज के साथ ही सही रिजल्ट्स लाए जा सकते। बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई एम श्योर इस सेशन के जरिए हमने आपके तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। डॉक्टर ने हर एक एस्पेक्ट को बताया है, समझाया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कुछ और सवाल रह गए हों तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिएगा NVT लाइफ। थैंक यू।